हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी इस क्लास में। तो ये हमारी सीरीज़ है, ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ जो हम शुरू कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए। यहाँ पे हम दोस्तों पिछले 8 वर्षों के वर्ष 2018 से, ठीक, वर्ष 2018 से वर्ष 2025 तक पिछले 8 वर्षों में जितने भी जो आपका एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पे आपका जो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 है उसके अंतर्गत हम यहाँ सब्जेक्ट वाइज प्रत्येक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज क्वेश्चंस करेंगे और टॉपिक्स को भी समझेंगे जहाँ से आपके प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस जिस एरिया से कवर किए जाए हैं, ठीक। तो इस श्रृंखला में आज हमारी पहली क्लास है, ठीक। आज हमारी पहली क्लास है और आज हम करने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ईयर 2018 वर्ष 2018 में इस टॉप सब्जेक्ट से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए उन्हें यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे और साथ में देखेंगे वो टॉपिक्स जहाँ से प्रश्न पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं इसी श्रृंखला में। आज की हमारी पहली क्लास है। भाई फर्स्ट हम वो टॉपिक्स देख लेते हैं, ठीक। ये आपकी टॉपिक की लिस्ट है जाओ जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक। नंबर ऑफ क्वेश्चन से 18 प्रश्न आपसे इंडियन पॉलिटी से इस वर्ष आपसे पूछे गए थे। तो कौन कौन से टॉपिक थे, कौन, देखिए यहाँ पे जो आपसे प्रश्न पूछे गए थे वो आपका था संस्थानात्मक सरकार, ठीक। संविधान के स्रोत टॉपिक्स रहा, संविधान सभा से था, संविधान की प्रस्तावना था, राज्यों का गठन, योजना और नीति आयोग से जुड़े हुए प्रश्न थे, संविधिक निकाय, ठीक, सांविधिक निकाय और आपका नागरिकता से जुड़ा हुआ था, किस भाग में है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, लोकसभा, यहाँ पे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व आपसे पूछा गया था, संसद सदस्य समाप्ति की जो अवधि है उससे संबंधित प्रश्न थे, ठीक। उसके अलावा राज्यसभा, अनन्य अधिकार उसका, राष्ट्रपति, इनसे जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ प्रश्न था, ठीक। ये करंट अफेयर्स बेस्ड प्रश्न था जो आपके 18 में पूछा गया था उस समय की। फिर आपका विधायिका, इसमें संसद एवं राज्य विधानमंडल, राजभाषा से जुड़े हुए प्रश्न था। और फिर केंद्र राज्य संबंध, आयोग एवं समितियां, समलैंगिकता, न्यायिक मामला, ठीक। ये भी एक करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछा गया था 2018 में। और न्यायपालिका, पीआईएल और संघीय मंत्रालय का गठन, ठीक, महिला बाल विकास मंत्रालय से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था। तो टोटल ये 18 टॉपिक है जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे गए थे। अब आइए हम इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को करते हैं। तो दोस्तों वर्ष 2018, ठीक, हम कर रहे हैं वर्ष 2018 में इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत पूछे गए ये प्रश्न, ठीक। तो जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था यहाँ पे प्रश्न था सर्वप्रथम संसदीय सरकार किस देश में आरंभ की गई, ठीक। क्या प्रश्न है आपका? सर्वप्रथम जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो किस देश में प्रारंभ की गई थी? ए ग्रेट ब्रिटेन, बी बेल्जियम, सी फ्रांस और डी स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, ठीक। कहाँ पे जो सर्वप्रथम संस्थात्मक शासन प्रणाली शुरू की गई थी वो कहाँ पे की गई थी? तो ब्रिटेन में। और इसे आप अगर भारतीय संविधान के टॉपिक से कनेक्ट करना चाहेंगे तो ये हम यहाँ देख सकते हैं कि संविधान के विदेशी स्रोत, ठीक, संविधान के विदेशी स्रोत से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमारे संविधान में जो भारतीय संविधान में जो शासन प्रणाली ग्रहण की गई है, संविधानात्मक शासन प्रणाली, वो किस देश से ली गई है? वो आपके ग्रेट ब्रिटेन से। तो भारतीय संविधान में जो संविधानात्मक शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक, और संसदीय विशेषाधिकार, ये सारे प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। तो इस प्रकार ये आपका टॉपिक अगर कनेक्ट करना चाहेंगे तो संविधान के स्रोत से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं इस प्रश्न को। इसके अलावा आपका बेल्जियम से तो कोई प्रावधान नहीं लिए गए, स्विट्जरलैंड से भी कोई गए, हाँ, फ्रांस के संविधान से भी भारतीय संविधान में प्रावधान लिए गए हैं। तो वो है एक तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, ठीक, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, और दूसरा है प्रस्तावना, ठीक। हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श है, ठीक, स्वतंत्रता, समानता और जो आपके बंधुत्व का जो आदर्श है वो कहाँ से ग्रहण किया गया है? वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और जो संविधानात्मक शासन प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। परंतु हमारा यहाँ पे प्रश्न था कि सर्वप्रथम विश्व में संविधानात्मक सरकार कहाँ पे प्रारंभ की गई? तो उसका आंसर होगा आपका यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन। आप देख सकते हैं आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम संस्थानात्मक जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ग्रेट ब्रिटेन में विकसित हुआ। इसे संसदों की जननी, मदर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है और यह 1832 के सुधार अधिनियम के बाद और ज़्यादा सुदृढ़ हुआ। तो अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए, ठीक। आपसे पूछा है भारतीय संविधान सभा जो थी उसकी अंतिम बैठक कब हुई थी? ए आपके ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950 और डी 25 जनवरी 1950। तो आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को, ठीक। कब? 24 जनवरी 1950 को आपकी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी जहाँ पे संविधान सभा पे
जो संविधान सभा के मेंबर्स थे उनके द्वारा साइन किया गया था, ठीक। और फिर 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान, ठीक, 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया। जबकि आपका 26 नवंबर, तो यहाँ पे आपकी डेट है 26 नवंबर। तो दोस्तों 26 नवंबर को आपके संविधान को जो है अंगीकृत किया गया था, ठीक, संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत किया गया था। और अगर आपसे कभी बैठक पूछता है तो ये 11वीं बैठक थी, संविधान सभा की 11वीं बैठक थी और अंगीकृत किया गया था। और संविधान के कुछ प्रावधानों को इसमें लागू किया गया था। और बाकी जो संपूर्ण संविधान है वो कब लागू किया गया आपका 26 जनवरी 1950 को। और अंतिम बैठक, जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि आंसर है हमारा 24 जनवरी 1950। अन्य महत्वपूर्ण बैठकें जो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं संविधान सभा से, तो भारतीय संविधान की पहली बैठक आपसे पूछे तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष, ठीक, राजेंद्र प्रसाद कब चुने गए? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया संविधान, जिसमें कुल 11 अधिवेशन हुए थे, जब, ठीक। और जो आपका लास्ट है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और यह 12वां अधिवेशन बुलाया गया था, जिस दिन सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे या बैठकें, ठीक। तो अगर आपसे 26 नवंबर वहाँ पे डेट है तो 26 नवंबर तक कुल 11 थी, परंतु अगर 24 जनवरी 1950 की डेट है तो 24 जनवरी 1950 तक जो संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12, ठीक। और यहाँ पे प्रश्न था कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो वो आपकी दोस्तों हुई थी 24 जनवरी 1900। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो आपके संविधान की प्रस्तावना से, ठीक, प्रस्तावना से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ठीक, बंधुत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है, ठीक। जो क्रम है आपका, तो कुल मिलाकर के कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का उल्लेख आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, ये आपका प्रश्न था। आपके विकल्प हैं ए 3-5-2-1, बी 1-3-5-2, सी 2-5-3-1 और डी 5-2-1-3। तो यहाँ पे आपको, अगर आपकी भारतीय संविधान की प्रस्तावना याद है तो आपने इसका आंसर चूज कर लिया होगा। तो यहाँ पे हम बता दें आपको, जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक। यहाँ पे आपके पास 3 प्रकार के न्याय, जो आपका न्याय दिया है 3 प्रकार के, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता और 1 प्रकार के बंधुत्व का उल्लेख है, ठीक। अब आइए देखते हैं ये न्याय, स्वतंत्रता और समता कौन कौन सी है जिनका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया। जैसा कि हमारा आंसर था ऑप्शन ए 3521, ठीक। भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या, ठीक। और आपसे कभी पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो आपका यूएसए, ठीक, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और कभी भाषा पे प्रभाव, तो भाषा पे जो आपके प्रभाव दिखाई देता है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान का, ठीक, ऑस्ट्रेलियाई संविधान का। और जो प्रावधान है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब प्रश्न पे लौटते हैं। तो न्याय, जैसा कि हमने बताया कि 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, तो कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक। इनका क्रम भी यही है। जब आप पढ़ती हैं, सॉरी, आप प्रस्तावना, जब आप प्रस्तावना को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, ठीक, स्वतंत्रता जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये क्रम भी आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे इस क्रम से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है उसका सही क्रम अरेंज करें। इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो आपको प्रस्तावना है वो सारी क्रम में याद होना चाहिए, ठीक। तो न्याय है 3 है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता है 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता है 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और बंधुत्व और भ्रातृत्व की जो भावना है 1 प्रकार की, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ठीक। तो इस प्रकार आपका जो आंसर है वो है 3521। हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, जो आपका संबंधित है राज्य पुनर्गठन टॉपिक से, ठीक, राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था, ठीक। बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में किसके आधार पर, आपसे पूछा है भाषा के आधार पर, ठीक, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो आपके विकल्प हैं ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश,
दोस्तों भाषा के आधार पर जो गठित होने वाला पहला राज्य था स्वतंत्रता के बाद, वो आपका था आंध्र प्रदेश, ठीक, जो 1953 में, ठीक, कब 1953 में गठित किया गया था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह भारत का पहला राज्य रहा। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो आपके प्रश्न की जो सही व्याख्या है ऑप्शन सी है, ठीक। तो अब स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को लेकर के भारी आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद राज्यों के गठन के लिए क्या आंदोलन प्रारंभ हुए। उसमें भी था कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। इसी संदर्भ में पोटी श्री रामुलू, याद रखेगा ये व्यक्ति थे पोटी श्री रामुलू, जिनके आमरण अनशन के बाद 56 दिनों के आमरण अनशन और फिर उनकी मृत्यु के बाद 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर पहले राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, ठीक। तत्कालीन मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके इसे बनाया गया था, ठीक। तो जो आपका ये आंध्र प्रदेश था ये कैसा राज्य था, तेलुगु भाषी राज्य था, ठीक। मद्रास जो आपका तमिल भाषी है, ठीक, मद्रास राज्य जिसे आप तमिलनाडु, ठीक, ये आपका तमिल भाषी राज्य था, इससे अलग करके तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। कब, 1 अक्टूबर 1953 को। और फिर दोस्तों इसके बाद भारतीय फजल अली आयोग की अध्यक्षता में फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और फिर उसने सिफारिशें प्रस्तुत की और उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, ठीक। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसके माध्यम से सर्वप्रथम भारत में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था, ठीक। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का जो गठन किया गया वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में किया गया था। इससे पहले राज्य थे वो 4 ABCD 4 कैटेगरी में विभाजित थे। स्वतंत्रता के पश्चात जो भारतीय राज्य थे वो 4 श्रेणियों में विभाजित थे, जिन्हें आगे चल करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद, ठीक, समाप्त कर दिया गया उस श्रेणी को। और ये तो दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके 2018 में पूछा गया था, प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया, ठीक। क्या कहा गया, आर्थिक मंत्रिपरिषद। और किसने कहा, ठीक, अशोक चंद्रा ने किसे आर्थिक मंत्रिपरिषद की संज्ञा दी थी या किसे आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा। आपके ऑप्शन है ए योजना आयोग, बी वित्त आयोग, सी केंद्रीय मंत्रिपरिषद और डी प्रशासनिक सुधार आयोग। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए योजना आयोग। किसके संदर्भ में, अशोक चंद्रा ने जो योजना आयोग था उसे क्या कहा था, आर्थिक मंत्रिपरिषद की संज्ञा दी थी, ठीक। अब आपका योजना आयोग गठित कब किया गया था, तो ये आप याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को, ठीक, 15 मार्च 1950 को गठित किया गया था। और फिर बाद में अब हम इसे किस रूप में जानते हैं, नीति आयोग के रूप में। और नीति आयोग कब अस्तित्व में आया, तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग किसकी जगह पे, पूर्व योजना आयोग के स्थान पे इसकी स्थापना की गई, ठीक। और जो योजना आयोग है उसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था और नीति आयोग का आपका जो गठन किया गया वो 1 जनवरी 2015 को। और ये एक ऐसे गैर संवैधानिक निकाय था, ठीक, वर्तमान, ठीक, ये एक ऐसा निकाय था, तो एक गैर संवैधानिक निकाय था और इसके संदर्भ में अशोक चंद्रा ने इसे आर्थिक मंत्रिपरिषद की संज्ञा दी थी। तो एक बार फिर से व्याख्या, योजना आयोग, ठीक, भारत के पूर्व ये क्या थे, पूर्व नियंत्रक कैग थे अशोक चंद्रा, जिन्होंने योजना आयोग, ठीक, प्लानिंग कमीशन को देश की आर्थिक मंत्रिपरिषद इकोनॉमिक कैबिनेट कहकर संबोधित किया था। उनका मानना था कि योजना आयोग की अपरिभाषित स्थिति और इसके व्यापक कार्यक्षेत्र के कारण यह समानांतर रूप से एक शक्तिशाली आर्थिक कैबिनेट के रूप में विकसित हो गया है, कार्य कर रहा है, क्योंकि उसके कार्य निश्चित नहीं थे, वो सारे क्षेत्रों को कवर करता था, ठीक। योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, जो कि एक गैर संवैधानिक परामर्शदात्री, ठीक, एडवाइजरी निकाय था, ठीक, परामर्शदात्री निकाय था। और 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था, ठीक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यहाँ पे संविधानेतर निकाय है, गैर संवैधानिक संस्था है आपका। तो ऑप्शन ए है संघ लोक सेवा आयोग, बी वित्त आयोग, सी निर्वाचन आयोग और डी नीति आयोग। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का होगा ऑप्शन डी नीति आयोग, ठीक। दोस्तों नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक, कैसी संस्था है, गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गठन पूर्व योजना आयोग के स्थान पर कब किया गया था, 1 जनवरी, ठीक, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न की हमारी व्याख्या। तो दोस्तों नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वह संस्था होती है जिसका उल्लेख मूल संविधान के अनुच्छेदों में नहीं होता, बल्कि उसका गठन सरकार के कार्यकारी आदेश या संसद के अधिनियम द्वारा किया जाता है, ठीक।
तो दो प्रकार की आपकी संस्थाएं होती है, संवैधानिक और गैर संवैधानिक। तो संवैधानिक जिन होती हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, जिनसे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद हैं, ठीक। और गैर संवैधानिक वह है जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं किया जाता, बल्कि इसका गठन किया गया है, बल्कि इनका गठन सरकार के कार्यकारी आदेश और संसद के अधिनियम द्वारा किया जाता है। तो हमारा जो आंसर था वो होगा आपका नीति आयोग, क्योंकि इसका गठन जो किया गया था वो कार्यकारी आदेश के माध्यम से किया गया था, ठीक। और कब, जैसा कि हमने बताया 1 जनवरी 2015 को। और बाकी आपके जो विकल्प थे, संघ लोक सेवा आयोग, तो यूपीएससी आपका एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। वित्त आयोग, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। निर्वाचन आयोग, ये भी आपकी एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है, ठीक। वहीं पे नीति आयोग का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है, यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक संकल्प द्वारा निर्मित निकाय है। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा डी। तो यहाँ पे आपको दोनों ही टॉपिक तैयार करने हैं, आपके कितने जो भी भारतीय संवैधानिक निकाय कितने हैं, उनसे संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है, उनसे जुड़े हुए संपूर्ण पहलुओं को, और गैर संवैधानिक निकाय, ठीक। ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आपको ये तैयार करना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका एक साधारण सा प्रश्न भारतीय संविधान के भाग से जुड़ा हुआ पूछा गया था, ठीक। तो भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं, ठीक। तो आपका सिंपल सा प्रश्न था कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, भाग 1, भाग 2, भाग 7 या भाग 9। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक। भारतीय संविधान के पार्ट 2 में, ठीक, आर्टिकल आपसे पूछे तो आर्टिकल 5 to 11, ठीक। पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 यहाँ पे आपके सिटीजनशिप से जुड़े हुए प्रावधान किए गए हैं, ठीक। नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो ये देखते हैं व्याख्या। जैसे कि हमने बताया हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 2, ठीक। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता सिटीजनशिप के प्रावधान किए गए हैं। वहीं पे आपका जो भाग 1 है, विकल्प जो आपके अन्य विकल्प हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो इस प्रकार अगर आप सारे विकल्प के बारे में जानकारी है तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपके 100% श्योर होते हैं सही होने के, ठीक। तो भाग 1 जो है संघ और राज्य क्षेत्र, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक प्रावधान है, ठीक। आर्टिकल 1 से 4 में प्रावधान किए गए हैं। भाग 7 जो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों से जुड़ा हुआ था, जिसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा डिलीट कर दिया गया। तो ठीक, अब आपका भाग 7 क्या हुआ है, समाप्त हो चुका है। कब किया गया, तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। भाग 9 ये आपके मूल संविधान में नहीं था, ठीक। पंचायतें, ठीक, मूल संविधान में कभी पूछा जाए तो मूल संविधान में ये नहीं था। ये आपके 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के माध्यम से शामिल किया गया, जिसमें पंचायतों से संबंधित प्रावधान है और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, ठीक। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर है भाग 2, आपका भाग 2 है, नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपके डीपीएसपी से, ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक। ये इसका उल्लेख कहाँ पे है, भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 में, ठीक। तो ये टॉपिक भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है आपका कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, ठीक। आपके जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनको अध्ययन की दृष्टि से हम किन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित किया गया है। ये समाजवादी, भी उदार, बौद्धिकवादी, सी गांधीवादी या डी उपयुक्त सभी, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक। ऑप्शन डी सही होगा कि जो आपके डीपीएसपी हमारा जो है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उनमें जो प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 में, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी से जुड़े हुए प्रावधान है, समाजवाद को दर्शाते हैं, उदार बौद्धिकवाद को दर्शाते हैं और गांधीवादी भावना, तीनों भावनाओं से जुड़े हुए प्रावधानों को उसमें शामिल किया गया है, ठीक। और आपका कभी प्रश्न पूछता है ये प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका डीपीएसपी, ठीक, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उल्लेख करेंगे तो भारतीय संविधान के पार्ट 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, ये आपका है प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ, ठीक, सीटों की संख्या लोकसभा संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न है कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों, ठीक, जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है उनका सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, ठीक। यहाँ पे जो आपका प्रश्न है कि जो लोकसभा है, ठीक, वहाँ पे जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हो
है टोटल वर्तमान में, जैसे आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन केंद्र शासित प्रदेशों की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स मैक्सिमम लोकसभा में कितनी हो सकती है, तो ए 15, बी 20, सी 25 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया, ऐसा तो संभव ही नहीं है क्योंकि यूटीज का प्रतिनिधित्व आपके लोकसभा में है, ठीक, संसद में। और तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक। लोकसभा में जो आपका प्रतिनिधित्व है वो केंद्र शासित प्रदेशों का मैक्सिमम कितना हो सकता है, 20, ठीक। मैक्सिमम 20 सदस्य यहाँ से चुन करके आ सकते हैं, 20 सीटें निर्धारित। दोस्तों जैसा कि हमने बताया, जो अधिकतम केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकतम लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व हो सकता है वो कितना हो सकता है, 20, ठीक। वर्तमान में अगर आप बात करें तो लोकसभा में जो टोटल सीटों की संख्या है वो 550 है, ठीक। ये 552 नहीं, 550 है, क्योंकि जो 2 सीटें होती थी जो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए, वो अब समाप्त कर दी गई हैं। तो कुल 550 है, जिनमें से दो जो आपकी 530 सीटें हैं, ठीक। 530 सीटें इनमें राज्यों का प्रतिनिधित्व है और 20 सीटें जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित की गई हैं। तो इस प्रकार जो आपका प्रश्न था वो क्या था कि केंद्र शासित प्रदेशों का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व कितना निर्धारित है, तो वो है आपका 20। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। ये अभी हम जो आज प्रश्न कर रहे हैं आपके इंडियन पॉलिटी से कर रहे हैं, ठीक, और 2018 में पूछे गए थे। तो ये प्रश्न है आपका पार्लियामेंट, संसद से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ठीक, संसद की कार्यवाही से। तो बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी संसद सदस्य जो होता है उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है, ठीक। कितने दिनों तक किसी सांसद को बिना किसी अनुमति के अनुपस्थित रहने पर संसद से अयोग्य घोषित किया जा सकता है, उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। तो आपके यहाँ पे विकल्प है, ए 30 दिन, बी 60 दिन, सी 90 दिन या डी 120 दिन। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 60 दिन, ठीक। इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर है वो है 60 दिन। अगर 60 दिन तक कोई भी संसद सदस्य बिना किसी अनुमति के संसद से अनुपस्थित होता है तो उसकी संसद की जो सदस्यता है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। तो अगर हम व्याख्या देखें तो हमारा आंसर बी है, ठीक। भारतीय संविधान के किस में प्रावधान है, ये अनुच्छेद 101(4), ठीक। भारतीय संविधान का आर्टिकल जो है 101(4) के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन, ठीक, संसद के दोनों सदनों की बात की जा रही है, राज्यसभा प्लस लोकसभा, ठीक, सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि तक उसके सभी अधिवेशनों या बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता को रिक्त अयोग्य घोषित कर सकता है। अब इस 60 दिनों की अवधि की गणना करते समय, ठीक, जब गणना की जाएगी तो इसमें क्या शामिल नहीं किया जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। तो जब गणना की जाती है तो अवधि को शामिल नहीं किया जाता जिसके दौरान सदन सत्रावासित हो, ठीक, और निरंतर 4 दिनों से अधिक, ठीक। अगर 4 दिनों से अधिक दिनों तक स्थगित है, जैसे कि बीच बीच में कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है, तो अगर 4 दिनों से अधिक सत्र स्थगित है तो उसे इसमें काउंट नहीं किया जाएगा 60 दिनों। तो जो अवधि है तो कुल मिलाकर के आपके 60 दिन है। अगर 60 दिन तक कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है बिना अनुमति के तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 11, जो कि राज्यसभा से संबंधित है, उसके विशेषाधिकार से, ठीक। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। यहाँ पे आपको प्रावधान दिए गए हैं, इनमें से किस प्रावधान के संदर्भ में राज्यसभा को विशेष शक्ति प्राप्त है, ठीक, विशेषाधिकार प्राप्त है। ए राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही शुरू करना, सी एक अखिल भारतीय सेवा सृजन करने हेतु संस्तुति करना या डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। यहाँ पे क्या है, राज्यसभा को अनन्य अधिकार किसमें प्राप्त है आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन जैसे हमने बताया कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना, बी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने के संदर्भ में, सी एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन में या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक। एक नई अखिल भारतीय सेवा सृजन करने में जो है वो राज्यसभा का विशेषाधिकार है, ठीक। ये राज्यसभा की एक अनन्य शक्ति है। तो आइए अगर इसकी व्याख्या देखें तो एक नई अखिल भारतीय सेवा सृजन करने हेतु संस्तुति करना, भारतीय संविधान के अब ये प्रावधान है कहाँ, ठीक, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा जा आपसे, आर्टिकल भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा को जो शक्तियां हैं, ठीक, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 312 है, ठीक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को यह विशेष शक्ति प्रदान करता है कि वह उपस्थित अथवा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम बहुमत, ठीक, ये बहुमत भी याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है। तो कितना बहुमत होना चाहिए, 2/3, ठीक, 2/3 बहुमत के प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रीय हित में ऐसा
आवश्यक करना हो तो संसद विधि द्वारा नई अखिल ऑल इंडिया सर्विसेज का सृजन कर सकती है। राष्ट्रपति पर अगर बात करें अन्य जो विकल्प थे, ठीक, तो अभी हमने जो प्रश्न किया तो ये है आपका 312। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में प्रावधान है कि संसद अगर 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है और यह राज्यसभा का एक विशेष अधिकार है। उसके अलावा जो आपका राष्ट्रपति को, जैसा कि हमने बताया, तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया है वो है महाभियोग। अब महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, कभी आपसे प्रश्न करता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया आपका भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से ग्रहण की गई है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे है, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 61, ठीक, आर्टिकल 61 जो है उसमें राष्ट्रपति को महाभियोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, उसमें राज्यसभा का आना अधिकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि दो प्रश्न आपके जो थे वो करंट अफेयर्स पे आधारित थे पिछले वर्षों के आधार पे, परंतु आपके इंडियन पॉलिटी से ही जुड़ा हुआ था। तो ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं, ठीक, जो करंट घटनाओं पे आधारित होते हैं। तो प्रश्न था आपका राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित, ठीक, क्योंकि आपके 2017 में चुनाव हुए थे और ये आपका 2018 में पेपर हुआ था। तो 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था, ठीक, जो आपकी कांग्रेस संगठित दल है यूपीए, उसमें जो उम्मीदवार था वो कौन था। ए सुश्री मीरा कुमार, बी गोपाल कृष्ण गांधी, डी करण सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मीरा कुमार, ठीक। कौन थी, जो कांग्रेस मतलब यूपीए दल की जो उम्मीदवार थी राष्ट्रपति चुनाव के लिए, वो थी मीरा कुमार। अब मीरा कुमार के संदर्भ में आप एक चीज़ याद रखिएगा, मीरा कुमार लोकसभा की, ठीक, मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर रही, ठीक, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक, लोकसभा। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछता है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो मीरा कुमार थी। हालांकि यहाँ पे राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया है। तो आपकी यहाँ पे व्याख्या है, जो 2017 में 15वें राष्ट्रपति की जो चुनाव संपन्न हुए थे उसमें एक यूपीए यानी जो विपक्ष उम्मीदवार थे उन सुश्री मीरा कुमार थी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थी, जैसा कि हमने बताया भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रही ये, और एनडीए उम्मीदवार थे रामनाथ कोविंद, ठीक, और ये बाद में भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद विजयी हुए और भारत के 14वें कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक, जो कि आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। क्या प्रश्न का है कि आपका निम्नलिखित संस्थाओं में से किसे भंग नहीं किया जा सकता, ठीक, परंतु समाप्त किया जा सकता है। आसान सा प्रश्न है, ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा और डी विधान परिषद। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक, ऑप्शन डी विधान परिषद, ठीक, वह संस्था है जिसे आप क्या कर सकते हैं, भंग नहीं कर सकते, ठीक, जिसे भंग तो नहीं किया जा सकता परंतु उसे समाप्त किया जा सकता है। बाकी लोकसभा ये तो आपकी भंग की जा सकती है क्योंकि इसके 5 वर्ष की अवधि में चुनाव किए जाते हैं, उससे पहले भी भंग किया जा सकता है। राज्यसभा ये एक स्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता है, ठीक, ये परमानेंट बॉडी है और इसके सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। विधानसभा ये भी ये लोकसभा के समान ही है, इसका भी विघटन हो जाता है, ये भंग की जा सकती है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है प्रश्न के अनुसार कि भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है, तो वो है आपका विधान परिषद। आइए देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 कहाँ पे, देखिए ये प्रावधान कहाँ पे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में प्रावधान है कि संसद किसी राज्य विधानसभा में, ठीक, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक, काउंसिल है, उसका समाप्ति और सृजन कर सकती है। विधान परिषद का कौन कर सकता है, कभी आपसे प्रश्न पूछे तो संसद किसे अधिकार है, विधान परिषद जो समाप्त करने का अधिकार है वो संसद को है। किसमें प्रावधान है, तो आर्टिकल 169, यदि किसी राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प कुल सदस्य संख्या के बहुमत से उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर दिया हो, ठीक, पारित कर दे तो विधान परिषद एक स्थायी सदन की तरह कार्य करती है, जिसे लोकसभा विधानसभा की तरह भंग तो नहीं किया जा सकता परंतु उसे समाप्त किया जा सकता है, ठीक। वहीं पे राज्यसभा आपकी एक स्थायी सदन है, इसे ना तो भंग किया जा सकता और ना ही समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर है विधान परिषद। अब इसका उल्लेख कहाँ पे है, आर्टिकल 69 में, ठीक, इसके अनुसार किसे अधिकार है, तो संसद को अधिकार है, परंतु कब, जब राज्य तो जिस राज्य में यह विधान परिषद है उसके द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया हो विधानसभा में, उसको समाप्त करने से संबंधित। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका है राजभाषा से जुड़ा हुआ, ठीक, और संविधान संशोधन से भी संबंधित है, जोड़ सकते हैं। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों को संसद में संशोधन किया जा सकता है, ठीक। क्या प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े
प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। ठीक, इस प्रक्रिया के द्वारा अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, 3/4 बहुमत द्वारा या अपने जो संसद के सदस्य हैं उसके 1/3 सदस्यों के समर्थन द्वारा। तो यहाँ पे आपका जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, जो आपकी भाषा से संबंधित संशोधन है वो संसद किसके माध्यम से पारित कर सकती है? साधारण बहुमत के माध्यम से इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है। या ठीक, साधारण बहुमत के माध्यम से पारित किया जाता है। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। तो भारतीय संविधान के भाग 17, ठीक, कहाँ पे उल्लेख है? पहली चीज याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 51 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान शामिल हैं। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, आधिकारिक भाषा से जुड़े हुए विशिष्ट प्रावधानों में संसद अपने सदस्यों के साधारण सिंपल मेजोरिटी के द्वारा संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ठीक, तो ये तो आपका भाषा से संबंधित हो गया कि आर्टिकल 343 में जो प्रावधान है कि संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी है और लिपि उसकी देवनागरी है। परंतु जो आपका प्रश्न था वो जुड़ा हुआ था संशोधन से संबंधित। तो राजभाषा संबंधी जो संशोधन है वो प्रावधान संसद किसके माध्यम से? सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से संशोधित कर सकती है। इसके लिए 2/3, 3/4 या 1/3 बहुमत की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, सरकरिया आयोग संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट आयोग है और इससे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो सरकरिया आयोग था वो किस लिए गठित किया गया था, किस उद्देश्य से इसका गठन किया गया था और क्या संस्तुतियां इसने दी थी? ठीक, तो राजस्व का वितरण, राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य, संसद की सदस्यता या केंद्र राज्य संबंध। ठीक, तो सरकरिया आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्र राज्य संबंध। किसके लिए गठित किया गया था? केंद्र राज्य संबंध सुधार संबंधित प्रावधान प्रस्तुत करने के संदर्भ में इस समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष थे सरकरिया। ठीक, तो आइए देखते हैं हम इसकी व्याख्या। तो आप देखिए, केंद्र राज्य संबंधों के बीच ठीक समीक्षा और उन्हें सुदृढ़ कर मजबूत करने के लिए वर्ष कब? याद रखिएगा 1983 में। वर्ष कौन सा था जब ये गठित की गई थी समिति? तो याद रखिएगा जो सरकरिया आयोग है वर्ष 1983 में। ठीक, न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकरिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कैसा आयोग था? जो सदस्य आयोग था वो 3 सदस्यीय था। ठीक, सरकरिया आयोग का गठन किया गया। इसके जो 2 अन्य सदस्य थे श्री बी शिवरामन, इनके नाम भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और दूसरे थे डॉक्टर SR सेन। ठीक, पहले सदस्य थे श्री बी शिवरामन और दूसरे डॉक्टर SR सेन। आयोग ने इस अपनी रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की। ठीक, जिसमें केंद्र राज्य संबंधों में सुधार करने के लिए कुल 247 सिफारिशें दी थी। ठीक, इस आयोग की सिफारिश पर अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक, जो तो यहाँ पे आपके कई प्रश्न हो जाते हैं। तो जो आपका पहला चीज़ है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 263। सरकरिया आयोग, ठीक, ये कब गठित किया गया था? 1983 में गठित किया गया था। आयोग कैसा था? 3 सदस्यीय। ठीक, इसमें कुल अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे। अध्यक्ष थे रंजीत सिंह सरकरिया और 2 मेंबर थे, वो तो श्री शिवरामन और डॉक्टर SR सेन। ठीक, और रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई जिसमें 247 सिफारिशें की गई थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे चल करके आर्टिकल 263 है इसके तहत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, ये आपका करंट आधारित प्रश्न था उस समय के जो इंडियन पॉलिटी के घटनाक्रम से जुड़ा हुआ था कि समलैंगिकता से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक, भारतीय दंड संहिता की धारा 377, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 277 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा इस प्रश्न का वो होगा ऑप्शन ए। ठीक, यह आपका सर्वोच्च न्यायालय ने एक संवैधानिक बॉडी थी 5 सदस्यीय जो संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया था धारा 377। ठीक, भारतीय संविधान की जो धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के संदर्भ में इसमें उन्होंने यह अपना एक निर्णय दिया था 300 और इसी से संबंधित ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो अगर हम व्याख्या देखें तो 6 दिसंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए भारतीय दंड IPC की धारा 377 के उस हिस्से को अमान्य अपराध मुक्त घोषित कर दिया जो 2 वयस्कों के बीच आपसी सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था। ठीक, तो 2 वयस्कों के बीच ठीक अपराध ऐतिहासिक निर्णय में जो था किसमें? नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ में दिया गया। तो याद रखिएगा इस मामले का नाम कौन सा था? नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ जो मामले का नाम था।
अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका पीआईएल को शामिल किया गया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक, यहाँ पे आपसे प्रश्न है कि जब पीआईएल, ठीक, जो आपकी प्रणाली लाई गई न्यायिक व्यवस्था में, तो उस समय भारत के न्यायाधीश कौन थे। ए एम हिदायतुल्लाह, बी ए एम अहमदी, सी पी एन भगवती और डी एस आनंद। तो यहाँ पे आपको जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक, पी एन भगवती। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पी एन। तो दोस्तों यहाँ पे जो जैसा कि देख सकते हैं, भारतीय जनहित जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा को विकसित करने और कानूनी स्वीकार्यता दिलाने का श्रेय मुख्य रूप से न्यायमूर्ति पी एन भगवती को है और न्यायमूर्ति बी आर कृष्ण अय्यर को जाता है। ठीक, जब यह व्यवस्था पूरी तरह स्थापित और लोकप्रिय हुई उस दौरान पी एन भगवती भारत के चीफ जस्टिस थे। ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और आपसे यही प्रश्न पूछा गया कि जब पीआईएल अवधारणा विकसित की गई, ठीक, लाया गया पीआईएल प्रणाली को, तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे पी एन भगवती। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और आज ये आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट 18, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वर्ष जो आपके इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए टोटल 18 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 2 थे तो इसी टॉपिक से, परंतु वो करंट अफेयर्स आधारित थे। ये प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत सरकार द्वारा, ठीक, महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया। ठीक, क्या प्रश्न था कि भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है किस वर्ष स्थापित किया गया। ए आपका ऑप्शन 1985, बी 1986, सी 1987 और डी 1988। तो दोस्तों आपको बता दें ये जो प्रश्न था इसे आयोग द्वारा कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि ये जो विकल्प हैं वो सही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें ये जो आपका प्रश्न था ये विवादित था, ठीक, जिसके कारण इसे कैंसिल कर दिया गया था। महिला और बाल विकास की शुरुआत जो है 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग के रूप में, ठीक, तो ये पहले है आपका जिसे आज हम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के रूप में जानते हैं। वर्ष 1985 में ये किसके अंतर्गत, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक भाग के रूप में इसकी विभाग के डिपार्टमेंट के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसे अपग्रेड करते हुए 30 जनवरी 2006 को एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में स्थापित किया गया। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होना चाहिए था वो 2006 होना चाहिए था, परंतु आपके विकल्प में ऐसे ऑप्शन नहीं थे। ठीक, तो इस कारण हमारा यहाँ पे यह प्रश्न गलत है। और आपका जो यहाँ पे है कि 1985 में तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग के रूप में, ठीक, एक डिपार्टमेंट के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा कभी आपसे अगर डिपार्टमेंट के रूप में पूछे कि मानव संसाधन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मतलब विभाग के रूप में कब अस्तित्व में आया, तो 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसने कार्य करना प्रारंभ किया और 2006 में, ठीक, वर्ष 2006 में यह एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया। तो दोस्तों ये हुई आज की हमारी क्लास, जहाँ पे हमने इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए 18 प्रश्नों को किया और टॉपिक्स को समझा, जहाँ से आपसे प्रश्न